हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो साइंस संबंधी पार्ट के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी ये क्लास। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में से भी पूछे गए हैं और इस वीडियो के माध्यम से 50 MCQ प्रश्न करवाए जाएंगे। साथ में आप भी ट्राई किया करोगे 50 में से आपके कितने सही रहे। प्रश्न संख्या 1, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? टीका का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है जेम्स सिम्पसन, ऑप्शन 2 एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन थर्ड है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन फोर्थ है क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। तो टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, एडवर्ड जेनर ने। ये बीएसएससी 2016 और आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 2, ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन फर्स्ट है भगवान, ऑप्शन 2 सपने, ऑप्शन 2 थर्ड है नींद और ऑप्शन फोर्थ है रंग। तो ऑनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सपनों का अध्ययन ऑनेरियोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 3, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन फर्स्ट है इंसानी व्यवहार, ऑप्शन 2 विष जहर, ऑप्शन थर्ड है भूक्षरण, ऑप्शन फोर्थ है चट्टान। तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, जहर या विष। विष का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 4, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली जगह कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन 2 हेपेटाइटिस, ऑप्शन थर्ड है आर्थराइटिस, ऑप्शन फोर्थ है गैस्ट्राइटिस। तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5, मेलियोडोसिस क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है त्वचा पर लाल चकत्ते, ऑप्शन 2 स्मरण शक्ति की क्षति, ऑप्शन थर्ड है संक्रामक रोग और ऑप्शन फोर्थ है जोड़ों में पुराना दर्द। तो मेलियोडोसिस क्या है? ये एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 6, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन फर्स्ट है फिजियोलॉजी, ऑप्शन थर्ड है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन फोर्थ है साइटोलॉजी। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले आरआरबी के एग्जाम के लिए बहुत ही ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में अभी साइंस की क्लासेस चल रही है। बहुत ही जल्दी मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स की मंथली क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी और जीके जीएस क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रश्न संख्या 7, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन 2 है पशुओं का जीवन, ऑप्शन थर्ड है पौधों का जीवन, ऑप्शन फोर्थ है कैंसर। तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ये बाह्य अंतरिक्ष जीवन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 8, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन 2 आर्कियोलॉजी, ऑप्शन थर्ड है पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन फोर्थ है फार्माकोलॉजी। तो प्राचीन काल में जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष हैं उन या उनके चिन्ह हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, पैलियोंटोलॉजी, या हिंदी में आपको मिल सकता है जीवाश्म विज्ञान। क्या मिल सकता है? जीवाश्म विज्ञान। अगर पैलियोंटोलॉजी आपको नहीं मिल के जीवाश्म विज्ञान मिले तो भी आपको राइट करना है जीवाश्म विज्ञान। प्रश्न संख्या 9, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को खाली जगह कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है सर्पेंटोलॉजी, ऑप्शन 2 वायरोलॉजी, ऑप्शन थर्ड टैक्सोनॉमी, ऑप्शन फोर्थ है फिजियोलॉजी। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहता है? टैक्सोनॉमी कहता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा।
प्रश्न संख्या 10, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन 2 ओलेरिकल्चर, ऑप्शन 3 है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन 4 है पोमोलॉजी। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 11, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन फर्स्ट है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ऑप्शन 2 है पादप जीवन का विज्ञान, ऑप्शन 3 है बागवानी कला, ऑप्शन 4 है फसल उगाने की कला। तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ये वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 12, मानव जाति की बेहतरीन सुधार के लिए आनुवांशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट है यूफेनिक्स, ऑप्शन 2 सुजननिकी, ऑप्शन 3 है सुविज्ञान सुजीवन विज्ञान, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो मानव जाति के बेहतरीन के लिए आनुवंशिक नियमों के अनुप्रयोग के संबंधित कौन है? सुजननिकी है, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 13, विज्ञान की एक शाखा जिसमें चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? चिरोपोडी किस भाग से संबंधित है बॉडी के, ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है फेफड़े, ऑप्शन 2 ब्रेक, ऑप्शन 3 है पैर, ऑप्शन 4 है यकृत। तो चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ये पैर से संबंधित अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन चिरोपोडी कहलाता है। प्रश्न संख्या 14, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? शरीर के अगर आंतरिक अंगों का आप परीक्षण करना चाहते हो तो किस उपकरण से कर सकते हो, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्डियोग्राफ, ऑप्शन 2 एंडोस्कोप, ऑप्शन 3 है स्टेरियोस्कोप, ऑप्शन 4 है माइक्रोस्कोप। तो शरीर के आंतरिक अंगों के परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, एंडोस्कोप। प्रश्न संख्या 15, राइनोस्कोप खाली जगह की जांच करने का एक उपकरण है। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए उपकरण है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है नाक, ऑप्शन 2 मस्तिष्क, ऑप्शन 3 कान, ऑप्शन 4 है आंख। तो राइनोस्कोप ऑप्शन नंबर नाक की जांच करने का एक उपकरण है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 16, खाली जगह का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करता है। ऑप्शन फर्स्ट है हाइग्रोस्कोप, ऑप्शन 2 स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन 3 है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन 4 है माइक्रोस्कोप। प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 17, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? मानव हृदय का इंसान से इंसान में हार्ट का प्रत्यारोपण कब किया गया था? वर्ष बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 1967, ऑप्शन 2 है 1959, ऑप्शन 3 है 1972, ऑप्शन 4 है 1955। तो प्रथम बार मानव का हृदय का प्रत्यारोपण मानव से इंसान में कब किया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, 1967 में किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। प्रश्न संख्या 18, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है डब्ल्यू फ्लेमिंग, ऑप्शन 2 है सी वॉक्समैन ने, ऑप्शन 3 है लुई पास्चर ने, ऑप्शन 4 है ए फ्लेमिंग ने। तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पूरा नाम क्या आ सकता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने किस प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी थी, किसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो याद रखना पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है खोजी गई, पेनिसिलिन। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है जिराफ, ऑप्शन 2 कंगारू चूहा, ऑप्शन 3 है कंगारू, ऑप्शन 4 है ऊंट। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे अधिक अवधि तक जीवित रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, कंगारू चूहा। ये कंगारू चूहा चूहे की नस्ल है,
क्या है, एक टाइप का चूहा होता है, चूहे की नस्ल है, तो ये चूहा जीवन भर बिना जल के रह सकता है। कंगारू चूहा, एक कंगारू नहीं है, कंगारू चूहा चूहे की एक नस्ल है। प्रश्न संख्या 20, किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरोमाइसिटिस, ऑप्शन 2 स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन 3 है नियोमाइसिन, ऑप्शन 4 है पेनिसिलिन। तो किसकी खोज के कारण वॉक्समैन या वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। वॉक्समैन भी आ सकता है और वैक्समैन भी आ सकता है, तो आपको गलत नहीं करना है, वैक्समैन, दोनों एक ही है। तो उनको नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए मिल रहा था? स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। प्रश्न संख्या 21, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है गोल्ड, ऑप्शन 2 टंगस्टन, ऑप्शन 3 है आयरन, ऑप्शन 4 है सिल्वर। आरआरबी 2018 में प्रश्न बना हुआ है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? गोल्ड है, सोना, कौन सा है? सोना। सोना का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? AU होता है। क्या होता है? AU, ओरम। तन्य किसे कहते हैं? जिस धातु को तार के रूप में ढाला जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, वो तन्य होती है। अगर सबसे लंबा तार, सबसे अधिक तन्य कौन से है? तो गोल्ड है। प्रश्न संख्या 22, मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्यूप्रिक सल्फेट, ऑप्शन 2 फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन 3 है आयरन सल्फाइड, ऑप्शन 4 है फेरस सल्फाइड। तो मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? आयरन सल्फाइड को कहते हैं FeS2, ये इसका फॉर्मूला रहता है। आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, कॉन्स्टेंटेन तांबे और खाली जगह की एक मिश्र धातु है। जो कॉन्स्टेंटेन है वो तांबे और किस धातु के मिश्र धातु ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है लोहा, ऑप्शन 2 निकेल, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 4 है टिन। तो कॉन्स्टेंटेन किन किन से मिलकर बना होती है? तो तांबे और निकेल से मिलकर बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। तांबे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? CO होता है, और निकेल का Ni। तो किन किन से मिलकर बना हुआ है? Cu प्लस निकेल से मिलकर बना हुआ होता है कॉन्स्टेंटेन। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन, जल और अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती? ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम, ऑप्शन 2 कॉपर, ऑप्शन 3 है Fe क्या होता है? फेरस होता है, आयरन, ऑप्शन 4 है ओरम, सोना, गोल्ड। तो गोल्ड है, ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। ये ऑक्सीजन, जल और अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा ओरम। ये क्या है? सोना, गोल्ड है, गोल्ड। इसको किस में घोला जा सकता है? तो इसको एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण बनाया जाता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस HCl का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया। इसमें इसको गोल्ड को घोला जा सकता है, बाकी दूसरे अम्लों में ये नहीं घुलता है। प्रश्न संख्या 25, जब लोग खाद्य के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? जब खाद्य का पाचन नहीं होता है तो उसे पचाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है एंटासिड के तौर पर यूज किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रबल क्षारक, ऑप्शन 2 मृदु क्षारक, ऑप्शन 3 है प्रबल अम्ल, ऑप्शन 4 है मृदु अम्ल। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ये मृदु क्षारक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? धातुएं दे रखी है जो ऊष्मा का अच्छा चालन करती है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है रजत और ताम्र। रजत क्या होता है? चांदी होती है। ऑप्शन 2 रजत और सीसा, ऑप्शन 3 है ताम्र और पारा, ऑप्शन 4 है सीसा और पारा। तो सबसे अच्छे चालक कौन है? रजत, चांदी और तांबा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 27,
विद्यालय की घंटियाँ धातु से निर्मित होती है, क्योंकि धातु होती है। आप विद्यालय की घंटियाँ वगैरह देखोगे सभी धातुओं से बनी हुई होती है। वो धातु की क्यों बनाई जाती है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन फर्स्ट आघात वर्ध्य, ऑप्शन टू ध्वनिक, ऑप्शन थर्ड है तन्य, ऑप्शन फोर्थ है ध्वनिमय। तो सभी विद्यालयों की घंटियाँ धातु की बनाई जाती हैं। क्यों? धातु का गुण क्या है? ध्वनिक होती है, वो ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनिक यानी ध्वनि उत्पन्न करती है। आघात वर्धनीय यानी कि उसको चादर के रूप में डाला जा सकता है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है चादर के रूप में डाला जा सकता है, उसको आघात वर्धनीय जा सकता है। और ये गुण किसका होता है? धातुओं का होता है। तन्य जिसे तार बनाया जा सकता है, तन्य तार बनाया जा सकता है, ये भी धातुओं का गुण होता है। प्रश्न संख्या 28, रोगी के आहार में निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण देने के बाद रोगी के उदर की जांच एक्सरे से की जा सकती है? कौन सा लवण देने के बाद में आप एक्सरे से जांच कर सकते हो रोगी के? तो ऑप्शन फर्स्ट है बेरियम सल्फेट, ऑप्शन टू बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन थर्ड है स्ट्रोंशियम सल्फेट, ऑप्शन फोर्थ है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कौन सा है लवण? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा बेरियम सल्फेट। रोगी के आहार में देने के बाद में रोगी के उदर की जांच एक्सरे से की जा सकती है। बेरियम सल्फेट याद रखना। प्रश्न संख्या 29, रेल पटरियाँ जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? लौह ऑक्साइड के साथ में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है रेल की पटरियाँ जोड़ने के लिए? ऑप्शन फर्स्ट है एल्यूमिनियम, ऑप्शन टू जस्ता, ऑप्शन थर्ड है ताम्र, ऑप्शन फोर्थ है टिन। तो लौह ऑक्साइड के साथ में किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। और ये अभिक्रिया जोड़ने की दोनों की क्रिया क्या कहलाती है? थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है, याद रखना। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल में तैरती है? इस चार ऑप्शन में से कौन सी धातु जो शीतल जल में तैरती है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है मैग्नीशियम, ऑप्शन टू कैल्शियम, ऑप्शन थर्ड पोटेशियम, ऑप्शन फोर्थ है ताम्र। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा पोटेशियम है, ये धातु शीतल जल में तैरती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से किस यौगिक रूप में तापीय अपघटन होता है? इनमें से किस में तापीय अपघटन होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन टू सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड है सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किस में तापीय अपघटन होता है? सिल्वर ऑक्साइड में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। प्रश्न संख्या 32, वायु में चांदी की शिल्प कृतियाँ किसके बनने में से मलिन हो जाती है? कोई चांदी का कोई आभूषण है, कुछ टाइम के बाद में वो मलिन हो जाता है, उस पर उसकी चमक कम हो जाती है, उसका कारण क्या है? किसके बनने के कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन टू है सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड है सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन फोर्थ है सिल्वर सल्फेट। तो जो चांदी की आभूषण होते हैं कुछ टाइम बाद मलिन हो जाते हैं, उसकी चमक कम हो जाती है, उसका कारण क्या है? किसके बनने के कारण? सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण उसकी चमक कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 33, कांस्य किसका मिश्र धातु? कांस्य होता है कांसा है, किन धातुओं का मिश्र धातु है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है Cu और Zn, ऑप्शन टू Cu और Sn, ऑप्शन थर्ड है Zn प्लस Mg और ऑप्शन फोर्थ है Fe और Cu। तो कांस्य किसका मिश्र धातु है? ये Cu कॉपर और Sn टिन। Sn क्या होता है? टिन। और Cu क्या है? ये कॉपर भी आ सकता है या तांबा। तो कांस्य किससे मिश्र धातु है? तांबा और टिन का है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? इन चार ऑप्शन में से क्रिस्टलन जल के किस में उपस्थित नहीं हो रहता है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन टू है नीलाथोता, ऑप्शन थर्ड है धुने का सोडा, ऑप्शन फोर्थ है मोर लवण। तो किस में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं रहता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है?
MnO4 इसका फॉर्मूला रहता है। प्रश्न संख्या 35, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र खाली जगह है। अनबुझा या बिना बुझा चूना का रासायनिक फॉर्मूला क्या है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन 2 है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन फोर्थ है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अनबुझा चूना या बिना बुझा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है सूत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना या अनबुझा चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो बिन बुझा हुआ चूना CaO और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है। अगर आपको मार्बल या संगमरमर का फॉर्मूला पूछ ले किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। संगमरमर, चौक, खड़िया पत्थर वगैरह किनके होते हैं, सब कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निष्कासित की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखनी है। प्रश्न संख्या 36, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है धवन सोडा, ऑप्शन 2 बेकिंग सोडा, ऑप्शन थर्ड ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन फोर्थ है जिप्सम। तो CaO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। या इसके जगह आपको विरंजक चूर्ण भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, विरंजक चूर्ण भी ऑप्शन में मिल सकता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला रहता है। कहीं बार आपको जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2 ये इसका फॉर्मूला रहता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है, NaHCO3 रहता है। धावन सोडा का याद रखना, धावन सोडा का क्या फॉर्मूला रहता है, तो Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट 0.10H2O रहता है। जल के 10 अणु रहते हैं इसमें। सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O धवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3 और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 0.2H2 इसमें जल के क्रिस्टलीय जल के 2 अणु रहते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है। इन 4 ऑप्शन में से तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है जिंक, ऑप्शन 2 चांदी, ऑप्शन थर्ड है प्लेटिनम, ऑप्शन फोर्थ है सोना। तो तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, जिंक है। क्रियाशील यानी कि तांबे और जिंक को साथ में रखें तो जिंक जल्दी से क्रिया करेगा तांबे के कंपेयर में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Zn रहता है जिंक का, और तांबे का Cu। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है। सोडा लाइम किन से बनाया जाता है ये बताना है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। प्रश्न संख्या 39, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर खाली जगह के विविध रूप हैं। अभी मैंने बताया चूना पत्थर, खड़िया, चौक, संगमरमर, ये मार्बल्स वगैरह, ये क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन 2 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन फोर्थ है कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या चौक, ये सब के फॉर्मूला क्या रहता है, क्या है रासायनिक रूप से, कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 40, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। इनमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है MgOH2, ऑप्शन 2 है MgCO3, ऑप्शन थर्ड है MgO, ऑप्शन फोर्थ है MgO2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का
रासायनिक फॉर्मूला क्या रहता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, MgO। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी जाती है? विश्व की सबसे तीखी मिर्ची भारतीय मिर्च में से कौन सी है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है भूत जोलकिया, ऑप्शन 2 है भूत महाबोरा, ऑप्शन 3 है लाल चिटिन, ऑप्शन 4 है लाल सामक। तो सबसे तीखी मिर्ची कौन सी है? भूत जोलमिया। SSC 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण को कौन बढ़ाती है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूँ, ऑप्शन 2 बीन्स, ऑप्शन 3 है तंबाकू, ऑप्शन 4 है कपास। RRB 2004 और 2006 में ये 2 बार प्रश्न बना हुआ है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण कौन बढ़ाती है, कौन सी फसल है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, बीन्स। ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण को मृदा में बढ़ाती है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण ऑप्शन प्रश्न संख्या 43 है, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर और चने में पाया जाता है, ये स्थित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तना, ऑप्शन नंबर 2 फूल, ऑप्शन 3 जड़, ऑप्शन 4 पत्ती। तो राइजोबियम लेगुमिनोसोरम नामक जीवाणु होता है, ये किस में उपस्थित रहता है? ये जड़ में रहता है। जितने भी फलीदार हैं, जितनी दालें कुल हैं लेग्यूमिनोसी, उसके जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का। प्रश्न संख्या 44, धान को प्रभावित करने वाला खेरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? जो धान में खेरा रोग होता है, किस तत्व की कमी के कारण होता है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है जिंक, ऑप्शन 2 लोहा, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 है पोटेशियम। तो किसकी कमी से होता है खेरा रोग? जिंक की कमी से होता है। RRB 2008 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 45, हरित क्रांति का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, ऑप्शन 2 अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ऑप्शन 3 सामाजिक वानिकी, ऑप्शन 4 है कृषि क्रांति। तो हरित क्रांति का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति का अर्थ है। प्रश्न संख्या 46, हरित क्रांति की सफलता से संबद्ध वैज्ञानिक कौन है? संबद्ध व्यक्ति, उससे संबंधित व्यक्ति कौन सा है, कौन वैज्ञानिक है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है MS भटनागर, ऑप्शन 2 है JC बोस, ऑप्शन 3 है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन 4 है VR राव। तो ऑप्शन 3 राइट है, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति से संबंधित वैज्ञानिक है। प्रश्न संख्या 47, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? ऑप्शन फर्स्ट है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ऑप्शन 2 पर्यावरण सिंचाई सुविधाएं, ऑप्शन 3 है बीजों की उच्च पैदावार किस्म, और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो हरित क्रांति की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपयुक्त सभी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और बीजों की उच्च पैदावार किस्म, इन सभी पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 48, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन सी क्रांति नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन 2 है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन 3 है हीरालाल चौधरी, ऑप्शन 4 है सेम पित्रोदा। तो नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 49, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कृषि उत्पादन, ऑप्शन 2 तिलहन उत्पादन, ऑप्शन 3 मछली उत्पादन, ऑप्शन 4 है दलहन उत्पादन। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट रेशम कीट पालन, ऑप्शन 2 उद्यान कृषि, ऑप्शन 3 मधुमक्खी पालन, ऑप्शन 4 है पुष्प उत्पादन। तो स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ये उद्यान कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और चैनल पे आप फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।